गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपने फिजिक्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अगर लास्ट टर्न पे बात करें तो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। किसी बात की थी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो हमने सारी प्रॉपर्टी आपको समझा दी थी, याद है बेटा? ठीक है, शायद आपको कुछ याद भी होगा। अब रिवाइज करते बेटा, उन सारी प्रॉपर्टी को आप साथ साथ नोट करते हैं बेटा। तो प्रॉपर्टी नंबर के साथ साथ अब नंबर 1 डालते जाइए, सारी प्रॉपर्टी लिखते जाइए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? साथ साथ याद भी करते जाइए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? पहली प्रॉपर्टी थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता था वो तो पॉजिटिव चार्ज या इन्फिनिटी से ओरिजिनेट करता था और नेगेटिव चार्ज या इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करता था। तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए सब लोग बेटा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। क्लियर है सबको बेटा? दोबारा बोल दे रहे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स का भी क्या देता है? डायरेक्शन देता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 को लिखिए बेटा सब लोग। ठीक है, जिसको कोई लगे कहीं छूट रहा है बेटा तो आराम से दोबारा रिवाइंड कर करके आप उसको सुन लीजिए। ठीक है बेटा? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। द टेंजेंट, लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 बेटा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ। gives the direction of electric field and electric force both. So full stop लिखिए, full stop. So electric field lines are also known as, so electric field lines are also known as electric lines of forces. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर बेटा? ये आपकी क्या थी? प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी बेटा? कि कहीं भी अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए सब लोग बेटा थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दूसरे को कट करती है और ना ही टच करती है। क्लियर है बेटा? तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिए बेटा आप लोग सब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाइदर कट नॉर टच ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाइदर कट नॉर टच ईच अदर। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी बेटा? अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे एग्जिस्ट करती है बेटा? कैसे एग्जिस्ट नहीं करती है बेटा? क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। हो गया बेटा सबका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है बेटा? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? स्ट्रांग होता है एंड वाइस वर्सा है, और उसका उल्टा वैसे ही। ठीक है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 को हम लिखते हैं बेटा। लिखिए बेटा सब लोग, इफ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज हाई, if the density of electric field lines is high, then electric field is strong, then electric field is strong and vice versa, and vice versa। ठीक है, vice versa। ठीक है बेटा? मतलब इसका जो उल्टा होगा वो भी ऐसी। ठीक है ना? एंड वाइस वर्सा, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। क्लियर है बेटा? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 को हम दोबारा बोल देते हैं बेटा, इफ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज हाई देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है बेटा? बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। किसी बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या था बेटा? कि 1 कूलाम के चार्ज से आप चाहो तो कितनी भी लाइन दिखा सकते हो। बस दिमाग में क्या ध्यान रखना है बेटा कि अगर 1 कूलाम के चार्ज से आप 10 लाइन दिखा रहे हो तो 2 कूलाम से 20 दिखाना पड़ेगा और 3 कूलाम से 30 एंड सो ऑन। ठीक है?
तो अगर प्रॉपर्टी नंबर हम 7th की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है बेटा, इफ़ द डेंसिटी ऑफ, लिखिए बेटा सब लोग, इफ़ द डेंसिटी ऑफ, नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 7, सॉरी बात कर, सॉरी बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखिए फिर से, ठीक है, सॉरी गलत हो गया था वहाँ पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 को हम फिर से लिखते हैं बेटा। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखिए बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर है बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर। अब बात करते हैं 8वीं प्रॉपर्टी, किसी बात करते हैं 8वीं, और 8वीं प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती है, हमेशा कंटिन्यूअस होती है, वो कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होती है, और न ही कहीं पर कोना बनाती है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होती है। तो लिखिए बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाइदर डिसकंटिन्यूअस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाइदर डिसकंटिन्यूअस nor makes a sharp turn at any point। चाहे आप शार्प टर्न एट एनी पॉइंट लिखिए बेटा, या मेक्स अ कॉर्नर एट एनी पॉइंट, एक ही मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर बेटा, तो दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाइदर डिसकंटिन्यूअस नॉर मेक्स अ शार्प टर्न, ठीक है बेटा, एट एनी पॉइंट, शार्प टर्न एट एनी पॉइंट। क्लियर है बेटा, तो ये रही हमारी 8 प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा, ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर हम इसकी बात करें, आगे बढ़ते हैं बेटा, तो कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ चार्जेस के केस में आपको हम ड्रॉ करके बताते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, अब जैसे हमने कह दिया कि मान लो हमारे पास ऐसे, अब चार्ज का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं बेटा, कुछ चार्ज, अब देखो प्लस चार्ज के लिए आप देख ही लिए बेटा, ओरिजिनेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, रेडिली आउटवर्ड, माइनस चार्ज के लिए रेडिली इनवर्ड, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए अगर आपको दो चार्ज हो, कितने चार्ज हो बेटा, दो चार्ज हो, जैसे आपका एक प्लस का चार्ज यहाँ पर भी हो, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए क्या है बेटा, यहाँ पर मान लीजिए ये भी आपका प्लस का चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी बेटा, अब देखिए कैसे दिखा रहा है, सोचो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं बेटा, तो जितनी लाइन इससे दिखाओगे उतनी लाइन इससे, ठीक है ना। अब ध्यान से बताओ, हम जानते हैं, अब देखो क्यू का 2 चार्ज है, तो बताओ बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नहीं बेटा, तो बीच में से डॉटेड लाइन खींच लो, कि मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहाँ पर कोई भी लाइन होनी नहीं चाहिए। अब देखो बेटा कैसे निकालेंगे, अब देखो कैसे होगा बेटा, सोचो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ करोगे, लाइन्स कैसे होगा बेटा, ऐसे होता है बेटा, देखो ठीक है ना, ये इसकी लाइन्स, तो कितनी लाइन से निकाला इसकी, उससे देखो ध्यान से देखो कितनी लाइन्स हमने निकाला बेटा, 6 लाइन्स। देखो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगी बेटा, ओरिजिनेट करेंगी, टर्मिनेट करेंगी, ओरिजिनेट करेंगी, दिख रहा है आपको। सोचो यहाँ पर कहीं कट करेंगे कि नहीं कट करेंगे, इसीलिए क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। वैसे इससे भी दिखा दो बेटा, वैसे ही इससे भी दिखा दो, तो दिखाते हैं बेटा, ठीक है बेटा, ऐसे ही। क्लियर है, तो ये आपकी हो गई। तो ध्यान से देखो, इससे भी हमने 6 लाइन निकाला, इससे भी हमारा 6 लाइन निकाला, तो ये आपकी क्या है बेटा, ये आपका प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक। अब बात है सर आपको कैसे पता चला ऐसे जाना है बेटा, सिंपल सा तरीका बेटा, सोचो अगर यहाँ प्लस चार्ज रखोगे तो ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला इधर तक, तो इनका नेट किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, इसलिए ऐसे जा रहा है बेटा, इसलिए आपको ऐसे कर्व में दिखाई दे रही है बेटा। क्योंकि सोचोगे सर प्लस चार्ज आता, उसका तो सीधे लाइन में था, स्ट्रेट लाइन में था, यहाँ पे कर्व में क्यों है, इसके पीछे रीजन यही है बेटा, कि आप किसी भी पॉइंट पर अगर देखोगे, जैसे इस पॉइंट पे देखोगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा बेटा, और इस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट पे फोकस करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा बेटा, और इस वाले चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनका नेट किधर जाएगा, इधर, इसलिए इधर गई है बेटा। मेरी बात समझ, तो ऐसे आपकी लाइन ड्रॉ होगी, समझो, क्लियर है। तो ये आपका प्लस क्यू का है बेटा। सोचो अगर इसके जगह पे 2Q हो जाता तो तब भी तो आपका कहीं ना कहीं पॉइंट पे 0 आता बेटा। तो हम मान लेते, अब बताओ जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, बताओ छोटे वाले चार्ज के पास होता है, कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाता, बाकी लाइंस को ऐसे ही बनाते हैं और इस पर ज़्यादा दिखाते बेटा, यहाँ पे लाइंस को की संख्या ज़्यादा होती है। क्लियर है बेटा, तो बना लो स्लो डायग्राम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो 6 लाइन इससे भी है, 6 लाइन उससे भी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, 1-2 डायग्राम और बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं हम इसको, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसा हो जाए बेटा, सोचो यहाँ पे मान लो आपका क्या हो जाए, यहाँ पे मान लो 2Q हो जाए, या ऐसे समझो यहाँ पे मान लो 4Q हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे मान लो थोड़ा पास दिखा दे रहे बेटा, छोटा जल्दी बना रहे। अब बताओ ध्यान से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया तो बताओ ध्यान से, बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी बेटा, क्या इसके पास थोड़ा होगा कहीं, यहाँ पे कहीं होगा बेटा, तो ऐसे बना लो बेटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। अब चलो लाइंस दिखाते हैं बेटा, सोचो इसका 4 गुना है बेटा, इसका 4 गुना ये चार्ज है, मतलब अगर इससे 4 लाइन दिखाओगे तो इससे 16 दिखाना पड़ेगा,
कितना दिखा, अगर इससे 2 लाइन दिखाओगे तो इससे 8 दिखाना पड़ेगा। तो चलो इससे 2 लाइन हम दिखा देते हैं बेटा, तो एक ऐसे दिखा देते हैं और एक ऐसे। क्लियर है बेटा? तो इससे कितना दिखाना पड़ेगा, 8। कितनी दिखानी पड़ेगा, 8। चलो फटाफट, क्लियर। ऐसे इधर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इससे हमने कितनी लाइन निकाला है बेटा, ध्यान से तो सोचो, दोनों प्लस प्लस चार्ज इसे देखो ओरिजिनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी बेटा, कहाँ होगी बेटा, 0 होगी बेटा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोई भी लाइंस नहीं आ रही बेटा। सोचो इससे हमने 2 दिखाया तो इसका देखो 4 गुना है ना, इसका मैग्नीट्यूड, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका 4 गुना है। तो अगर हमने Q से 2 लाइन दिखाया तो 4Q से कितना लाइन दिखाना पड़ेगा, 8 लाइन। तो देखो 8 लाइन है आपकी। तो ऐसे आपका बनाया जाता है बेटा, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम। एक और देख लेते हैं बेटा। सोचो अगर ये प्लस चार्ज होगा और एक माइनस हो जाए, एक प्लस और एक माइनस, तो देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है बेटा। एक प्लस हो और एक माइनस, तो ध्यान बताओ एक प्लस है माइनस, तो बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना नहीं है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। चलो अब याद करो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से ओरिजिनेट करते हैं और माइनस में जाके टर्मिनेट करते हैं बेटा। लो क्या सीधा से भी होगा बेटा, ठीक है। एक और दिखा लेते हैं चाहो तो, ठीक है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट करती है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट करती है। प्रॉपर्टी याद रखो बेटा, कहीं ना कट करनी है ना टच करनी है। ये हो गया बेटा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट कर रहे हो, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट। अब ध्यान बताओ प्लस चार्ज है तो कुछ लाइन्स और दिखा देते हैं बेटा इसकी, ठीक है, कुछ और लाइन्स खींचते हैं, ठीक है बेटा। ऐसा ध्यान दो, यहाँ पे ओरिजिनेट कर रही है बेटा, और यहाँ पे क्या कर टर्मिनेट कराना पड़ेगा, यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे लाइन्स, ठीक है ना। तो ध्यान से अब देखो कैसा है, वो कॉकरोच जैसा है कुछ, कैसा है बेटा, कुछ कॉकरोच जैसा है ना बेटा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक। तो ये बेसिकली है आपका। तो देखो प्लस वाले से सब देखो ओरिजिनेट कर रही है। अब देखो यहाँ पे जितनी लाइन, यहाँ पे कितनी, इससे 8 लाइन जा रही है बेटा, तो इससे भी देखो 8 निकल रही है बेटा, सॉरी इस पे 8, अगर इससे 8 ओरिजिनेट करें तो यहाँ पे 8 जाके टर्मिनेट कर रही है। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितनी लाइन इससे निकलेगी उतना ही उस पर टर्मिनेट करेगी बेटा, समझ पा रहा बेटा। तो इस तरह से हम क्या होगा, चार्जेस अगर हमको मालूम है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आसानी से हम बना सकते हैं। क्लियर है बेटा, कुछ आइडिया इससे लग रहा है कि नहीं आपको कैसे बनना है, ठीक। हटाएं इसको, रफ करते हैं बेटा, आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो आगे हम बात करते हैं बेटा। तो आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बताएं फाइनाइट लाइन चार्ज, इसी बात करते हैं बेटा, फाइनाइट लाइन चार्ज। बताओ अगर कोई फाइनाइट लाइन चार्ज बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी बेटा। ध्यान रखना, फाइनाइट लाइन चार्ज होगा तो बीच एकदम बीचों बीच इसके ऐसे लाइन्स होंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल। बीचों बीच कैसे होगा, सोचो कैसे करेगा, सोचो 1 कूलम का चार्ज रखो तो क्या रिपेल करेगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी रखोगे 1 कूलम, क्या इधर रिपेल करेगा कि नहीं बेटा, ठीक है। और बाकी सब कैसे होंगे बेटा, ध्यान से बताओ। अब सोचो इधर होगा, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सोचो इधर चार्ज ज़्यादा इधर कम है, तो नेट इधर की तरफ आएगा कि नहीं, तो आपकी लाइन्स ऐसे मुड़ने लगती है बेटा। क्या करनी रहती है बेटा, इनको ऐसे मुड़ने लगती है लाइन्स, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी हो जाती है बेटा, ऐसे इधर भी बेटा, ऐसे ही इधर भी, ठीक। लाइन्स का मुड़ना ही कहलाता है फ्रिंजिंग। तो मतलब लाइन्स क्या करना, मुड़ने लगी आपकी, क्या करनी है, मुड़ने लगी। क्लियर है बाकी आप, ये आपका क्या था भैया, ये आपका है फाइनाइट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो आपको दिखाया गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये आपका है फाइनाइट लाइन चार्ज। और सोचो अगर यही इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अगर यही इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा तो क्या होगा बेटा, सोचो अगर यही इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा तो सोचो ना, क्या हर कोई भी पॉइंट लोगे सब सिमेट्रिक होगा कि नहीं। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये वाला पॉइंट लोगे, ये भी जितना इधर होगा उतना इसके हर पॉइंट सिमेट्रिक होगा। तो इसकी लाइन्स ऐसे दिखाते हैं बेटा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बेटा ऐसे दिखाते हैं, देख लो बेटा, ठीक है। प्लस चार्ज है तो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट करेंगे बेटा, देख लो सब लोग। तो ये किसकी लाइन से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। आप ये मत समझना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ये यूनिफॉर्म नहीं बेटा, ये प्लस चार्ज की ऐसी होती है, चूंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है ना बेटा, तो इस तरह से होता है बेटा, ऐसे दिखाते हैं बेटा। क्लियर है, हटाएं इसको बेटा। तो ये आपका है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है ना। इनकी जरूरत पड़ेगी बेटा आगे, हम जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना गॉस लॉ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे बेटा, गॉस लॉ, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो वहाँ पर इन लाइन्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इनकी बात, इनको जानते रहो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज की कैसे होती है बेटा, ठीक है, और फाइनाइट की कैसे होती है। तो इसको आप जानते रहो बेटा, चूँकि वहाँ आगे चल के हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे गॉस लॉ, तो वहाँ पर जरूरत है बेटा, जल्दी ही वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। क्लियर है, रफ करें बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट और है कंप्लीट बताइए। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट थिन शीट। किसकी बात करते हैं बेटा, इनफाइनाइट थिन शीट। हमने कह दिया ये अपना एक थिन शीट है,
ठीक है। मान लो इस पे प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस, ठीक है, ऐसा, क्लियर। अब बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब फाइनाइट है, ये कैसा है बेटा, हम बोल रहे हैं बेटा फाइनाइट थिन शीट, फाइनाइट थिन, तो बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी बेटा। तो जो प्लस चार्ज है क्या ओरिजिनेट करेंगे, तो देखो बीच वाला जो होगा तो सीधे निकलेगा, बीच वाले का तो सीधे होगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनेट करेगा बेटा सब। लेकिन जो इसके ऊपर होगा तो इधर चार्ज ज़्यादा होगा तो इनका फोर्स ज़्यादा दिखेगा, तो ये ऐसे मुड़ जाएंगी लाइन्स, कैसे क्या करेंगी बेटा, ऐसे मुड़ जाएंगी, यहाँ पर भी ऐसे बेटा, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएंगी, तो लाइन्स आपके ऐसे मुड़ने लगेंगे बेटा, ठीक है, ऐसे इधर भी आपके ऐसे, ये किसकी है बेटा, ये आपका है फाइनाइट थिन शीट का, फाइनाइट थिन शीट। अब ये मुड़ क्यों गई लाइंस बेटा, समझ पा रहे हो ना बेटा। सोचो अगर इस पर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो इधर चार्ज ज़्यादा होगा, इधर कम, तो नेट किधर दिखेगा, इधर तरफ, तो ये लाइंस के ऐसे मुड़ नहीं जाएंगी बेटा आगे। सोचो यहाँ पे ऐसे इधर तरफ, यहाँ भी इधर तरफ, तो फिर ऐसे लाइन्स मुड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि चार्ज का यहाँ पे बात करेंगे तो चार्ज का दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों तरफ चार्ज जो होगा वो सेम नहीं होगा, इधर आपका ज़्यादा होगा उधर कम, इसलिए आप लगी लाइन्स का होगा, इनका नेट इफेक्ट दिखेगा, ये मुड़ जाएंगे बेटा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरी इनफाइनाइट थिन शीट, ये तो आपका था फाइनाइट, अब बात करते हैं इनफाइनाइट थिन शीट। तो इधर भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा, ये आपका इन्फिनिटी चारों तरफ है, ठीक है, ये हर तरफ, ठीक है। तो ऊपर नीचे चारों तरफ से, ये चारों तरफ से इन्फिनिटी है बेटा, दो ही दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, चारों तरफ से इन्फिनिटी है बेटा, ठीक है। अब इधर इन्फिनिटी दिखा दोगे तो लाइन्स दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो बताओ अब सोचो, जो इस पर कोई भी पॉइंट लोगे, क्या जितना ऊपर चार्ज उतना नीचे मान सकते हो, नहीं, सिमेट्रिक होगा चारों तरफ से, तो इसकी लाइन्स ऐसे दिखाते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल। और मैंने आपको बताया था इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बेटा, यूनिफॉर्म, क्लियर। तो ये है बेसिकली, ऐसे बहुत सारे, क्लियर बेटा। तो ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका है इनफाइनाइट थिन शीट, क्या है बेटा, तो आपका ये इनफाइनाइट थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, हॉरिजॉन्टल है बेटा। ये कैसी है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट होती है, बताया था बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, याद करो, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, तो इसकी कांस्टेंट होती है इसकी। और आपका देखो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की सेम जैसी दिखेगी लाइन, तो वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है बेटा, वहाँ 2k लैम्डा बाई आर होता है, कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर, वहाँ आर के साथ वेरी करता है इसका। ये जज कर पाना कि लाइंस देख के आप मत जज कर लो बेटा, लाइंस केवल देख के आप मत जज कर लो कि आपका होगा कि फाइनाइट, उसके लिए आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखो यहाँ पे, खास कर इनके केस में, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, हमने लाइंस भी ड्रॉ करके आपको बता दिया था, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा कंप्लीट होता है बेटा। अब अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, किसकी बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो अगली अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले हम कुछ 11th की बातें पहले समझते बेटा, वर्क एनर्जी की कुछ बातें समझते हैं, और वो काफ़ी रोल है यहाँ पे काफ़ी कुछ आएगा बेटा। पहले मैं बता चुका हूँ बेटा, ये जो लेक्चर सभी आपको डाल रहा है ये खासकर प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं जेईई मेंस के लिए या नीट के लिए, ठीक है, और एडवांस के लिए जो भी बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादातर ये लेक्चर्स हैं बेटा, ठीक है। बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बता दो कि उनके लिए मैं हम संडे लेक्चर्स डाल रहे हैं बेटा, संडे को 3-4 लेक्चर एक साथ होंगे बेटा। तो 15-20 लेक्चर्स में, 20 से 25 लेक्चर्स में के अंदर उनके सारे 12th के जितने आपके सिलेबस हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा 20 से 25 लेक्चर्स में हो जाएगा, तो काफ़ी ब्रीफ में होगा, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी जो केवल जिनका फोकस केवल किस पे है बेटा, जिनका फोकस केवल क्लास 12th पे है, ठीक है बेटा। तो वो लेक्चर्स आपको केवल संडे आपको मिलेंगे, ठीक है। आप हफ्ते भर आराम से प्रिपेयर कीजिए, जो डाउट्स हो आप हमको बताइए, ठीक है। बाकी ये सब जितने भी लेक्चर हम कंटिन्यूस आपको रोज़ डाल रहे हैं ये केवल तैयारी वाले बच्चों के लिए बेटा, जिनको लगे हाँ समझ पा रहे हैं अच्छे से वो अपना देख सकते हैं बेटा, क्लियर। बाकी सब आसानी है बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो
अगली हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगली हेडिंग क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसको बात अभी हेडिंग्स को नहीं डालते बेटा, इसको समझने पहले हम कुछ चीज़ें 11th की पहले समझते हैं। तो चाहो हेडिंग डालो, अभी हम बात कर रहे हैं 11th की रिवीजन, तो आप चाहो तो इसको सिंपल से हेडिंग डालो, क्विक रिवीजन ऑफ 11th। सिंपल सा, ये कोई हेडिंग नहीं, मतलब ये ऐसे आपको लिखवा रहे हैं, आपको आइडिया लगे कि ये वाला पोर्शन आपका है नहीं, ये आपको समझने वाला। तो आपका हम बेसिकली अब रिवीजन थोड़ा सा 11th का कुछ करा रहे हैं बेटा, क्विक रिवीजन ऑफ 11th। तो कुछ चीज़ें हम 11th की थोड़ा करा रहे हैं, जो वर्क एनर्जी का कुछ पोर्शन है जो आपके लिए अभी जानकारी का है बेटा, अभी आपके काम का है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कंफर्ट आपको रहेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं पूरा मैं पढ़ाऊंगा 11th, ऐसा कुछ नहीं, या 11th का कोई एक टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। हम केवल उतना ही बताएंगे जो आपको यहाँ पे यूज में जितना आना बेटा। तो अगर हम बात करें 11th की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले मैं आपको बता दूँ, आपने शायद वर्क के बारे में पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर जब चैप्टर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा 11th में? वर्क एनर्जी एंड पावर। तो उस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम समझाते हैं अच्छे से बेटा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क समझ लो बेटा, यहाँ पे आना है खूब बेटा। तो वर्क क्या होता है समझते हैं। तो वर्क की डिफिनेशन आपने पढ़ा भी होगा बेटा, कि अगर कोई भी ब्लॉक हो, अगर उस पर फोर्स F लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा? F लग रहा है, ठीक है बेटा, किसी एंगल थीटा पर मान लो, ठीक है। तो जो इसका जो वर्क डन होता है, वर्क डन फॉर्मा आपने जनरल में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन में F.dr। नहीं पढ़ा है तो जनरल फॉर्मा ये होता है बेटा, देख लो अपना कैसे आता है, समझो। आपने जो वर्क का फॉर्मा, अगर किसी ने ये वाला नहीं फॉर्म पढ़ा तो आपने ये वाला फॉर्मा जरूर पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। आपने फॉर्म पढ़ा होगा, वर्क बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर R, जहाँ पे वेक्टर आपका फोर्स वेक्टर होता था, R डिस्प्ले, ये आप कैसे बोलते थे? FR cos थीटा बोलते थे नहीं बेटा, कहीं के बुकों में FD, R के जगह D होता है बेटा, तो उससे परेशान नहीं है, R आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या होता था? FR cos थीटा, क्या होता था? FR cos। तो आपको वर्क बराबर क्या होता है? वेक्टर F डॉट वेक्टर R, वेक्टर F डॉट वेक्टर R। अब ध्यान से आप समझो इस बात को, कैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे ये ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ब्लॉक मान लो डिस्प्लेस किया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बस थोड़ा समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। अभी आज और कल शायद बेटा 11th का ही बेसिक चलेगा। अच्छा, ये जो 11th के मैं सिखाऊंगा आपको ना, ये आपको खासकर पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा फील कराने में काफ़ी कुछ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे बेटा। और वो बच्चे जो पहले से 11th को में अगर वर्क एनर्जी बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, तो उनको सारी बातें आगे कंटिन्यू समझ में आएंगी बेटा। उनके लिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नया नहीं रखा है, वो समझेंगे सारी बातें, उनको नहीं लगेंगी बेटा, वो सब समझ जाएंगे, अच्छा ये सब पहले से आता है, ठीक है बेटा। तो जिन्होंने बहुत अच्छे से वर्क एनर्जी पढ़ा है बेटा, उनको तो आप ये बस सारी बातें बस रिवाइज़ कर लो बेटा, अच्छे आप रिवाइज़ कर लो, बाकी आगे की आपको सारी बातें समझ। और जिन बच्चों को ने 11th में वर्क एनर्जी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है बेटा, वो थोड़ा सा इसको देख लो बेटा, ये जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी यूज में अभी आने वाले हैं आगे, खासकर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में, तो काफ़ी फील करने में बहुत सारी मदद करेगा, और खासकर प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। हमने कहा दिया ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है, हमने इस पर F फोर्स लगाया। अब F फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल, ये किसी तरह का भी फोर्स होता है, ये जरूरी नहीं है कांस्टेंट है, जनरल हम फॉर्मूला निकालना बेटा। तो सोचो यहाँ से यहाँ ब्लॉक गया, सोचो यहाँ से यहाँ जाएगा। अब अगर हमने फोर्स को माना वेरिएबल है, क्या बेटा? वेरिएबल है। तो सोचो यहाँ फोर्स अलग है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे अलग फोर्स, क्या हर एक पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग? अब वो फोर्स किसी भी तरह से वेरी कर सकता है। तो फोर्स की वैल्यू चाहे मैं टाइम के साथ बोलूँ, चाहे कैसी भी बोलूँ, क्या अलग अलग पोजीशन पे जो फोर्स की वैल्यू होगी अलग अलग होगी, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। तो क्या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ फोर्स लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। तो क्या करना पड़ेगा? वो याद है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन वाले फंडे इस्तेमाल करेंगे। सोचो यहाँ से लेकर यहाँ की जो डिस्टेंस होगी उसको अनंत टुकड़ों में डिवाइड कर लो। कितने टुकड़ों में डिवाइड करो बेटा? अनंत टुकड़ों। सोचो अगर मान लिया इनके बीच की दूरी r है, कितना है बेटा? r है। तो सोचो r को हमने अनंत टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो इसका छोटा सा जो एलिमेंट आएगा वो dr आएगा कि नहीं बेटा? सोचो हमने फोर्स F लगाया, बताओ यहाँ से dr डिस्प्लेस हुआ, तो सोचो dr कितना छोटा डिस्टेंस है, याद है बेटा? dr इतना छोटा है कि जिसके लिए मैं मान सकता हूँ कि फोर्स लगने का कांस्टेंट होगा कि नहीं बेटा? तो बताओ उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को अगर करोगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करोगे, तो जो छोटा सा वर्क आएगा, क्या वेक्टर F डॉट वेक्टर dr आएगा कि नहीं? छोटा सा वर्क। अब इस छोटे से वर्क को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, क्या करूंगा बेटा? इंटीग्रेट करूंगा, तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक? जहाँ तक हमको निकालना होगा बेटा, तो आपका फार्मूला आएगा F डॉट dr। बेटा वो समझ लो, खासकर जिनको ये फार्मूला थोड़ा समझ नहीं आ रहा उनके लिए बता रहा हूँ। फिर से दोबारा देख लो बेटा, हमने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो r है, कितनी है बेटा? r। अब मान लो, ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ बेटा। मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, तो मैंने कहा कि यहाँ से आप जो हमारा फोर्स है जो कांस्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है, हम जनरल की बात करें। तो मान लो अगर फोर्स वेरिएबल हुआ, तो जैसे जैसे ये ब्लॉक डिस्प्लेस करेगा, ये फोर्स की वैल्यू भी चेंज करेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते F बराबर W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर R, ये लिखना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे, मान लो फोर्स वेरिएबल है, थोड़ा और फील कर दो, ठीक है। अदरवाइज ये सबके लिए वेरिएबल है, ये वाला जो फॉर्मूला है, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल, सबके लिए एप्लीकेबल है।
सोचो यहाँ से थोड़ा सा, अब बताओ इसका मतलब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते, तो क्या करा हमने कहा सिंपल सा तरीका, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको मैं अनंत टुकड़ों में डिवाइड कर दूँ। याद है इंटीग्रेशन वाले फंडे, अगर अनंत टुकड़ों में डिवाइड कर दो तो एक छोटा सा जो एलिमेंट आएगा क्या डी आर आएगा कि नहीं बेटा, एक छोटा सा जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा डी आर। अब मान लो यहाँ था, यहाँ से वो डी आर डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ डी आर। अब बताओ डी आर इतना छोटा है जिसके लिए क्या मैं इस फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ नहीं बेटा, क्या मान सकता हूँ भाई डी आर मतलब क्या होगा, जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो से जस्ट बड़ा, तो मैं मान सकता हूँ उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फोर्स हमारा क्या है बेटा कांस्टेंट। तो बताओ इस छोटे से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके कारण जो फोर्स एफ ने जो वर्क किया, जो छोटा सा वर्क किया, उस छोटे से वर्क को मैं क्या बोल रहा हूँ डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू फोर्स बराबर क्या होगा बेटा, क्या वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर होता है बेटा। तो वेक्टर एफ डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या डी आर है ना, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, या एफ डी आर कॉस थीटा भी बोल सकते हो, एफ डी आर कॉस थीटा। अब क्या करो बेटा, ऐसे जितने छोटे छोटे वर्क आ रहे हैं सबको क्या कर दो इंडिकेट कर, चुकी हम जानते हैं वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो ऐसा इसमें डायरेक्शन ऑप्शन वाला लोचा भी नहीं है बेटा, इन सबको जोड़ दो और जोड़ने का काम हम जानते हैं कौन करता है बेटा, इंटीग्रेशन कौन करता है। तो वर्क की वैल्यू आ गई बेटा इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी आर, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर है बेटा, तो ये आपका बेसिकली ये वर्क का फॉर्मूला, तो ये बातें क्लियर है सबको बेटा, तो उधर वाला हम रफ कर देते बेटा। तो ये आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाए कि वर्क क्या होता है बेटा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, सब रफ कर देते हैं इन सबको बेटा, सबका नोट हो गया होगा बेटा, नोट कर लो चलो। अच्छा अब देखो वर्क से क्या हुआ है, चूंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे आपको वर्क करना पड़ेगा, तो आपको हेडिंग समझ में आ रहा है। जैसे आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, जैसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, एक ब्लॉक है ठीक है ना, मान लो इस पर कोई फोर्स लग रहा है, ऐसे सिंपल सिंपल, इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चन क्या है कि मान लो फोर्स किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे सुनो इतना न्यूटन का फोर्स लगाया। बॉडी पहले पॉइंट ए पे था, इसका करना था 1,1,2, यहाँ से डिस्प्लेस करके बॉडी कहाँ पहुँच गया बेटा, ये पहुँच गया मान लो 3,4,5 पॉइंट पे। क्लियर है, बताना होगा वर्क डन, क्या निकालना है बेटा। क्वेश्चन समझो क्या है, क्वेश्चन कि एक बॉडी है जिसमें हमने फोर्स क्या लगाया बेटा 2i के प्लस 4j के प्लस 5k के, इतना न्यूटन फोर्स लगाया बेटा। बॉडी पहले पॉइंट ए पे था, ए पॉइंट से कहाँ डिस्प्लेस कर गया, ए से बी, तो आपको बताना होगा वर्क डन इन मूविंग बॉडी या ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो कैसे करेंगे बताओ इसको वर्क डन, तो फार्मूला अपने पास पता है इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी आर। अब याद करो डॉट प्रोडक्ट आप लोग को आता है, डॉट प्रोडक्ट बता भी दिया था बेटा, आई का आई से डॉट होता है, जे का जे से, के का के से। तो सबसे पहले बताओ हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर एफ। तो चलो फार्मूला लगाते हैं, वर्क बराबर अभी फॉर्मूला में पढ़ा था वेक्टर एफ बराबर इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी आर। अब सोचो डी आर क्या है बेटा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, अरे डी आर क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। सोचो आर को हम क्या लिखते हैं बेटा, सोचो किसी पॉइंट का आर क्या लिखते हो, आर आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा सा वेक्टर क्या लिखते हो, एक्स आई के प्लस वाई जे के, पहले इसको समझ लो बेटा, प्लस जेड के ऐसे लिखते हो कि नहीं बेटा। आर वेक्टर को क्या लिखते हो बेटा, आर वेक्टर को हम एक्स, अगर मान लो छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो रहा है आर, अगर जो आपका डिस्प्लेसमेंट आर है तो उसको हम अगर लिखना चाहे तो अगर एक्स वाई आई के जे के में, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिख सकते हैं नहीं बेटा, मेरी बात समझ पा रहा है नहीं बेटा। अब बताओ छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट करना, क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप आएगा कि नहीं बेटा। देखो इसको फिर समझो बेटा, हमने कहा कि मान लो ब्लॉक पहले मान लो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट आर हुआ, कितना हुआ ओरिजिन पे मान लो, अच्छा डिस्प्लेसमेंट होगा तो पोजीशन तो किसकी जगह मानना पड़ेगा ना, तो ओरिजिन के डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे। तो हमने मान लिया वो डिस्प्लेसमेंट उसका आर है बेटा, किसी समय डिस्प्लेसमेंट देखा आर है, तो बताओ उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में मान लिया एक्स कामा वाई कामा जेड, क्या मान लिया एक्स कामा वाई कामा जेड। अब ये वेरिएबल है, एक्स वाई जेड हमारे क्या है बेटा वेरिएबल। तो बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो मैं याद करो मैंने किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या बताया था, तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप से, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप से और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो वेक्टर आर बराबर होगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। तो बताओ आर मुझे मालूम हमको क्या लिखना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डी वेक्टर आर बराबर क्या होगा, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। तो कभी भी डी वेक्टर आर लिखना होगा तो डी वेक्टर आर को हमेशा उस पर लिखना है, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप। तो चलो एफ की वैल्यू लिखते हैं, एफ कितना है बेटा बताओ, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट, अब बताओ डी आर क्या है बेटा, डी आर है अपना बेटा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्या ये है कि नहीं बेटा। अच्छा बताओ हमको कहाँ से कहाँ वर्क डन निकालना है, ए से बी जाने में, ए से बी। क्लियर, तो ए से बी जाने में हमको क्या निकालना है बेटा, वर्क डन। यहाँ तक सही बेटा। अब सोचो अब इनका डॉट ही तो लेना है बेटा, चलो फटाफट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बेटा। अच्छा अब इसके आगे बेटा मैं थोड़ा वहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मिटा दूँ, ये वाला बात समझ पा चुके हो आप लोग, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी आपको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये मिटा दो, इन सबका तो हो गया काम, ठीक।
तो क्वेश्चन भी आप लोग शायद नोट कर चुके हो वर्क क्या लिखना है, ठीक। तो इसको मिटा रहा हूँ बेटा, तो मैं ऊपर करता जाऊँ। तो कभी भी डी आर आएगा तो डी आर को क्या लिखोगे, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। तो आगे मैं लिखता हूँ, तो ध्यान से आप देखो तो क्या आएगा बेटा, चलो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बेटा। तो आई का आई से क्या होगा बेटा 2dx, देखो बेटा ऐसे y वाला भी अलग कर लो बेटा, y वाला क्या आएगा 4dy और z वाला क्या आएगा बेटा 5dz। पहले समझो बेटा, आराम से इसको समझ लो। पहले हमने कहा आई का आई से डॉट लोगे तो 2 इंटू डी एक्स, 2dx आएगा बेटा। इसको हमने अलग कर दिया, dx वाले इंडिकेशन को अलग कर दिया, dy को अलग कर लिया, dz चूंकि अलग अलग को अलग अलग सब कर लिया, ठीक है बेटा। अब ध्यान से बताओ हम कहाँ किस पॉइंट से ले रहे थे, 1,1,2 पॉइंट से। आपका कौन सा पॉइंट था बेटा 1,1,2 पॉइंट से अगर ध्यान दो तो 1,1,2 पॉइंट से हम लोग बात कर रहे थे 3,4,5 पॉइंट, 3,4,5 पॉइंट था। तो बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ थे, क्या 1 से 3 था, y की वैल्यू क्या 1 से 4 था कि नहीं बेटा, और z की वैल्यू क्या होगी बेटा, z की वैल्यू आपका था 2 से 5। एक बार चेक कर लो बेटा, जहाँ तक मेरे को याद है हमने क्या लिखा था बेटा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,4,5। तो हमने लिमिट कर दिया है, तो x के जहाँ पे x वाला आ रहा है वहाँ पे x की लिमिट रखना है। x वैल्यू क्या 1 से 3 वेरी करी थी, y के पर y की लिमिट रखना है 1 से 4 और z पे z की लिमिट क्या रखना है बेटा, z की लिमिट, ठीक है। यहाँ तक सही बेटा, ठीक है बेटा। तो ध्यान से बताओ दो क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, याद है कांस्टेंट इंडिकेशन के बाहर चला जाएगा। तो क्या बता यहाँ पे 1 बचा ना, तो dx का इंडिकेशन क्या होगा बेटा x, ठीक है ना बेटा, सिंपल सा आता है इंडिकेशन बेसिक सा। तो 1 से 3 और ऐसे यहाँ 4 चला गया, dy क्या होगा इंडिकेशन 1 का क्या y होगा कि नहीं बेटा, dy का इंडिकेशन dy मतलब 1 इंटू dy, तो इसका क्या होगा बेटा। तो याद करो 1 का x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1, तो 1 का इंडिकेशन x, तो ऐसे ही क्या होगा बेटा यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ y की रिस्पेक्ट करो तो यहाँ y आएगा, ऐसे यहाँ z की रिस्पेक्ट करो तो यहाँ पे क्या आएगा z। चलो लिमिट रखेंगे बेटा 2 से, चलो फटाफट लिमिट रखते हैं। तो लिमिट लिखने का तरीका याद है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 1 क्या 2 आया, फटाक से मल्टीप्लाई करो 4, और यहाँ पे रखोगे 4 माइनस 1 क्या 3 आया बेटा, इसलिए ऐसे यहाँ पर रखो 5 इंटू क्या होगा बेटा, अपर लिमिट 5 रखो माइनस लोअर 2, तो क्या 3 आया। तो ध्यान देखो वैल्यू कितना है, ये 4 आया बेटा, ये 12 आ गया बेटा और ये आया 15, तो कितना वैल्यू आया, जोड़ लो सबको, नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ बेटा। तो ध्यान से बताओ कितना रहा जोड़ के फटाक से, तो ये हमारा वर्क हुआ बेटा। तो 12 4 16, 16 15 31 आ गया, कितना आ गया बेटा 31, तो इतना जूल का वर्क हुआ, ठीक है बेटा। तो वर्क डन क्या होगा बेटा इतना। अब वो जो आपका ये सब मीटर में है बेटा, ये सब क्या है मीटर में, तो आपका वर्क डन कितना है बेटा 31 जूल, कितना आएगा बेटा 31 जूल। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ रहा है बेटा, केवल सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट लेना है, इंडिकेट करना है बेटा। क्लियर है, क्लास 11 में भी आपने ऐसे सीखा होगा अच्छे से, ठीक है, बेसिक सा। नहीं सीखा तो देख लीजिए कैसे हो रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, रफ है आगे क्वेश्चन कर लेते हैं और एक और कर लेते हैं, एक में थोड़ा फोर्स वेरिएबल करते हैं बेटा। इसमें फोर्स क्या ले लेते हैं बेटा, वेरिएबल फोर्स ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, हमने कह दिया कि मान लो फोर्स कैसे बेटा, किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है ऐसे, मान लो फोर्स लग रहा है xi 2xi के प्लस वाई स्क्वायर जे के प्लस जेड के मान लो ये। अब बताइए फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल है, चूंकि ये एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। सोचो एक्स वाई जेड के अलग अलग मान रखते जाओ, फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, तो ये फोर्स हमारा कैसा है बेटा, वेरिएबल। ये फोर्स आपका इतना न्यूटन है बेटा। अब कहते हैं किसी बॉडी पर ये फोर्स लगाया, पहले बॉडी कहाँ पे था, मान लो बॉडी के पहले पॉइंट ए पे था, उसका कोऑर्डिनेट था 0,1,2 मान लो ये था। यहाँ से डिस्प्लेस होकर कहाँ पहुँच गया बेटा, यहाँ से डिस्प्लेस होकर बॉडी पॉइंट बी पे पहुँच गई, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 2,3,4 है, 2,3,4 है। क्लियर है, 2,3,4 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वर्क डन। आपसे बोला है कि ब्लॉक को ए से बी, बॉडी को ए से बी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ए से बी ले जाने में कितना फोर्स वर्क करेगा। तो सेम तरीका देखो कैसे करते हैं बेटा, बाकी जिनको आता है वो स्क्रीन पॉज करके स्टार्ट हो जाए बेटा, उसके बाद सोल्यूशन मैच करें सब लोग ट्राई करो बेटा। तो ए से बी करेंगे बेटा, तो क्या होगा इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी आर, अपने पास वही फार्मूला, तो एफ क्या होगा बेटा 2i कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट। अब बताओ डी आर को क्या लिखोगे बेटा, डी आर को लिखोगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर बेटा, कहाँ से कहाँ बेटा ए से बी। चलो लिमिट रखें बेटा फटाफट। अब बताओ एक्स को अलग कर लोगे, वाई को अलग कर दो, याद करो ये क्या है बेटा 2, जेड नहीं है बेटा 2 है, तो आपका हो गया 2x। वहाँ पे देखो आई का आई से डॉट करोगे तो क्या होगा 2x dx, तो 2 कांस्टेंट बाहर चल कर लेते हैं बेटा। तो ध्यान से देखो क्या आएगा अंदर x dx आएगा। ऐसे y वाला देख लो बेटा वाई स्क्वायर डी वाई, जे डॉट जे क्या होगा बेटा 1, तो वाई स्क्वायर डी वाई वाला अलग कर लिया। अब जेड वाला देखो जेड डी जेड क्या होगा बेटा जेड डी जेड,
चलो एक्स की लिमिट बताओ क्या होगा, एक्स का मान क्या 0 से 2, 0 से, देखो बेटा एक्स की लिमिट क्या रखोगे भाई, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 जा रही है, वाई की 1 से 3 और जेड की 2 से 4। अब चलो इंडिकेट कर लेते हैं, काम खत्म, इंडिकेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे नोट ही हो गया बेटा, इसको रफ करते हैं बेटा, फटाफट कर लेते हैं इसको। अब चलो बताओ कैसे होगा, बताओ एक्स का इंडिकेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। चलो लिमिट रखते हैं बेटा 0 से 2। ये बताओ वाई स्क्वायर का क्या होगा, पावर में एक का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन, कितना होगा बेटा 1 से 3। और इसका क्या होगा जेड का, जेड स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या होगी बेटा 2 से 4। चलो फटाफट रखते हैं बेटा, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, क्या 4 बाई 2 2 आया, 2 2 जा 4, डायरेक्ट लिख दो बेटा, आराम से रख लो बेटा। 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2 आया, माइनस 0 को 0 आएगा, तो 2 2 जा 4 आया बेटा। 3 रखो, 3 का क्यूब 27 आएगा, माइनस 1 का क्यूब 1, 27 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 26, 26 बटे 3। क्लियर है। यहाँ पे बताओ क्या 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 गया 12, 12 बटे 2 6 आया कि नहीं बेटा। चलो फटाफट कर लो, 6 4 10, 10 प्लस 26 बटे 3, तो कितना आ गया बेटा 56 बटे, तो वर्गन कितना आ गया 56/3 इतना जूल। चाहो आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, 56/3 आपका आ गया बेटा, आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, तो आपका ये वर्गन होगा बेटा। क्लियर है। तो इस तरह से, तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा अगले टर्न के लिए, तो अभी सब बच्चों को करें, आप जाना क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम में बेटा आप पढ़ के आना कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ के आना है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ के आना है, चूँकि अगला लेक्चर उसी पर बेस्ड होगा बेटा। तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं।